गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज जो वीडियो मैंने बनाई है उसका एक मकसद है। मकसद क्या है? इस जो वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है, जिनका आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। पूरा पूरा चैप्टर डिपेंड करता है उन्हीं पॉइंटों के ऊपर। ठीक है, तो उन्हीं पॉइंटों को समझाने के लिए मुझे अच्छा लगा कि वीडियो बनाया जाए और इस वजह से मैंने वीडियो बनाई है। बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान से हम पहले बात कर लेते हैं परमाणु संख्या क्या होती है, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या दोनों में रिलेशन होता है। आइए डिस्कस कर लेते हैं कैसे होता है। आपने इतना तो पढ़ा होगा कि परमाणु के जो परमाणु होता है उसके केंद्र में एक नाभिक होता है, केंद्र होता है। उसके बिल्कुल बीच में क्या होता है? केंद्र या नाभिक होता है, और उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इतना आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आज सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दूंगा। परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के बाहर क्या होते हैं? कक्ष होते हैं, ठीक है, जिनको कोष बोलते हैं। ये जो कक्ष होते हैं, इन कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तीनों की पोजीशन आपको पता चल गई। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं? नाभिक के केंद्र में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं? परमाणु के परमाणु सॉरी इस अभी मैंने गलत बोल दिया। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं वो परमाणु के नाभिक या केंद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्ष में पाए जाते हैं, बाह्यतम कक्ष में या फिर किसी भी कक्ष में। जितने भी कक्ष होते हैं उन कक्षों में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसका परमाणु संख्या से क्या मतलब है? तो परमाणु संख्या से इसका सीधा रिलेशन है। कैसे है? परमाणु संख्या अगर आपसे पूछे परमाणु संख्या क्या होती है, तो आपको ये हेडलाइन बनानी है, ये लिखना है आपको। परमाणु संख्या होती क्या है? परमाणु संख्या होती है परमाणु के नाभिक में या केंद्र में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। समझ में आ गई बात? प्रोटॉनों की संख्या जो नाभिक में उपस्थित होती है वही कहलाती है परमाणु संख्या। समझ में आ गई? उसके बाद बात करते हैं, इसी का एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जितनी परमाणु संख्या किसी परमाणु की होती है, किसी परमाणु की जितनी परमाणु संख्या होती है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको स्टार बना के लिख लेना कि परमाणु की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो परमाणु संख्या के बराबर होती है। जितने परमाणु संख्या होंगी उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे उस परमाणु में। अब बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। अभी आपसे मैंने पहले डिस्कस किया था परमाणु संख्या तो सिर्फ प्रोटॉन की संख्या है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछे परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाएगी? परमाणु द्रव्यमान कहलाएगी। ये भी आपको नोट करके लिखना है। परमाणु द्रव्यमान के बारे में क्या लिखोगे? परमाणु द्रव्यमान के बारे में परमाणु द्रव्यमान आप हेडलाइन बना के लिखना कि परमाणु द्रव्यमान क्या कहलाएगा? परमाणु में उपस्थित परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। क्लियर? समझ में आ गया? एक आपसे एक कंसेप्ट और शेयर करना चाहता हूं। जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो लगभग, बिल्कुल फिक्स नहीं बता रहा मैं, वो लगभग परमाणु संख्या का डबल होती है। जैसे मैं बात करूं कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और द्रव्यमान कितना हो जाएगा इसका? 12। आप देख लेना, परमाणु जो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 होता है। ठीक है, कार्बन की संख्या कितनी है? 6। लगभग सभी, मतलब इस जो 12 है 12 आएगा या 12 के आसपास होगा। ठीक है, इस कार्बन का तो 12 होता है। जैसे सोडियम है, अब सोडियम की मैं बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। और अगर इसका मैं परमाणु द्रव्यमान निकालूं तो परमाणु द्रव्यमान इसका डबल कितना होना चाहिए? 22 होना चाहिए, लेकिन 22 नहीं होता, इसके आसपास होता है। 22 के आसपास कितना होगा? 23.5 होता है। ठीक है, सोडियम का कितना होगा? 23.5। तो इस तरीके से जितने भी परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो लगभग परमाणु संख्या के दोगुने के आसपास होते हैं। समझ में आ गया होगा ये पॉइंट? तो ये पॉइंट आपसे डिस्कस करने हैं। और ये जो मैं आपको जितने भी तत्व नीचे दे रहा हूँ
इसके अलावा और भी बहुत सारे तत्व हैं, अगर हमारे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो वो भी आपको लिखवा देंगे। आपको इनकी द्रव्यमान संख्या आपको याद रखनी है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होती है, ठीक है। कार्बन की 12 होती है, द्रव्यमान संख्या की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन की 14 होती है, ऑक्सीजन की 16 होती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये परमाणु द्रव्यमान आपको नोटबुक में लिखना भी है और इनको याद भी करना है। आइए डिस्कस करते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। ये हमारा टॉपिक है परमाणु। परमाणु जो होते हैं दो में भाग लेते हैं। परमाणु से आयन भी बनते हैं और परमाणु से अणु भी बनते हैं। अणुओं के बारे में तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अणु किस प्रकार बनते हैं। आयन जो होते हैं वो भी किससे बनते हैं, परमाणु से बनते हैं। अच्छा, आयन क्यों, इसके नीचे लिखा है आवेशित। आवेशित का मतलब होता है आयन के ऊपर आवेश होता है। आवेश मतलब चार्ज होता है, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। जैसे सोडियम होता है, सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, ठीक है। कैल्शियम होता है, कैल्शियम के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लोरीन होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इसका कहने का मतलब क्या है कि प्लस और माइनस वाले जो चार्ज होते हैं उनको आवेश बोलते हैं। इसका मतलब जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, आवेशित होते हैं, और जो अणु होते हैं वो आवेश रहित होते हैं, मतलब उनके ऊपर आवेश नहीं होता है। क्लियर, समझ में आ गए होगा ये पॉइंट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो क्या है, आप देख लीजिए इसमें, ये जो जितनी भी आपको गैसेज दे रखी हैं ये अकेरिय गैस है, ठीक है। सारी की सारी क्या है, अकेरिय गैस है। लेकिन ऐसा कहना गलत है, सारी सारी अकेरिय गैस नहीं होती है, ठीक है। सारी सारी क्रियाशील है। अकेरिय गैस तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने मैं पहले भी मैंने लिखवाया होगा। अकेरिय गैस कौन कौन सी होती है, ये मैं जो उदाहरण में आपको दिखा रहा हूँ, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी की सारी अक्रिय गैस है। मतलब ये क्रिया नहीं करती, इनको निष्क्रिय गैस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। लेकिन ये जो नीचे ये जितनी भी गैसेस दे रखी हैं ये सारी की सारी क्रियाशील है। अब क्रियाशीलता में आपने देखा होगा कि आर्गन और हीलियम हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि ये अक्रिय गैस होती हैं, निष्क्रिय होती हैं। लेकिन फिर भी ये क्या करती है, ये निष्क्रिय गैस होने के साथ फिर भी ये क्या बनाती हैं, अणु का निर्माण करती हैं। ध्यान रहे इस बात का। सिर्फ दो गैसेज ऐसी हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, दो गैसेज ऐसी हैं जो निष्क्रिय गैस है, जो क्रिया नहीं करती है, लेकिन फिर भी किसका निर्माण करती हैं, अणु का निर्माण करती हैं। क्लियर, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये सारी की सारी क्या है, क्रियाशील है, ठीक है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, रासायनिक सूत्र में एक एग्जांपल की सहायता से आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे मैंने लिया वाटर का सूत्र होता है, आपने पढ़ा भी होगा, H2 होता है। H2 क्या होता है, वाटर। अब वाटर में क्या होते हैं, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन, इनके सहयोग से बना है। इसमें अनुपात फिक्स अनुपात में मिले होते हैं। हाइड्रोजन तो 2 में है, अगर हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 1 है, तो इसका मतलब क्या है, 2:1 में ये मिले हुए हैं, ठीक है। 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तब किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। और यही जो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। अणु किससे मिलकर बना है, परमाणु से। परमाणु कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन परमाणु से मिलकर बना होता है जल। क्लियर। अब ये जो बने होते हैं, ये जो इसमें शामिल हो रहे हैं, जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, अणु बनाने में जो हिस्सा ले रहे हैं वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन्हीं को बोलते हैं संगठक। आपसे अगर पूछे जल के संगठक कौन कौन से हैं, तो जल के संगठक जो जल का निर्माण करते हैं कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर, तो ये क्या कहलाएंगे, इसके संगठक कहलाएंगे। अब आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, उसके प्रतीक के रूप में लिखना। क्योंकि हाइड्रोजन को हमने H लिखा था, ऑक्सीजन को हमने O लिखा था, प्रतीक के रूप में लिखा था, इसलिए इसको बोलते हैं प्रतीकात्मक निरूपण, ठीक है। तो उसके संगठक का प्रतीकात्मक जो निरूपण होता है वही कहलाता है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र की विशेषताएं होती है, विशेषताएं क्या होती है, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो विशेषता है वो क्या कहती है, रासायनिक सूत्र होते हैं उनके संगठक होते हैं, उनकी संयोजकता या आवेश बराबर होने चाहिए। जो भी हमने रासायनिक सूत्र लिखा उनके संगठक जो होते हैं, मतलब जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो परमाणु इसमें हिस्सा ले रहे हैं, वो उनकी संयोजकता या आवेश बराबर होना चाहिए। अब संयोजकता क्या होती है, संयोजकता के बारे में आपको डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो परमाणु होता है उसका एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और सबसे बाहर के, जब सबसे बाहर वाला जो कक्ष होता है, कोष होता है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही कहलाती है संयोजकता, ठीक है। क्या कहलाएगी, संयोजकता। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। एग्जांपल जैसे मैंने लिया ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, 8 होती है। मैंने बताया था कि परमाणु संख्या क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या भी कहलाती है,
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या परमाणु संख्या बराबर होती है। इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन है उसमें। तो 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करें, कक्ष में कैसे आते हैं, पहले कक्ष में कितने आएंगे, दूसरे में कैसे आएंगे, तो उसके लिए एक सूत्र होता है 2n²। और 2n², यहाँ पे जो n है वो कक्ष की संख्या है। अगर पहले कक्ष में पूछे तो बताओ पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हम यहाँ पे पुट करके n की वैल्यू 1 और फिर हम निकाल सकते हैं कितने आएंगे। यहाँ पे आपको n की वैल्यू पुट करोगे तो 1, ये हो जाएगा n की जगह 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, और फिर जो 1 आया उस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीके से आप n की वैल्यू अगर 2 रखोगे, सेकंड कक्ष में कितना आ जाएंगे 8। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे। ठीक है, तो अब जैसे इनको अरेंज करते हैं, 8 को हमें अरेंज करना है, तो पहले कक्ष में कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं। ठीक है, कितने और बच गए, 6 और बच गए, क्योंकि 2 तो आ चुके 8 में से, बच गए 6 चले जाएंगे नेक्स्ट वाले कक्ष में। अब इसके बाद तो कोई कक्ष है ही नहीं, तो मतलब सबसे लास्ट वाला कक्ष कौन सा हो गया, ये वाला कक्ष। और इस कक्ष में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 6 हो गई। समझ में आ गई। ये जो संयोजकता है ये आगे और भी डिपेंड करती है, और भी कई कंसेप्ट आते हैं संयोजकता के। फिलहाल तो आपको बस इतना याद रखना है, किसी आपको संयोजकता का हेडिंग बनानी है, संयोजकता के बारे में आपको लिखना है कि संयोजकता क्या कहलाएगी, किसी परमाणु की बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ये आपको पॉइंट बना के लिखना है। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, धातु एवं अधातु जो ये यौगिक होते हैं, जो धातु और अधातु से जो मिलकर बने होते हैं यौगिक, उन यौगिकों में जो संरचना होती है उनकी वो इस प्रकार होती है कि धातु को तो सबसे पहले लिखा जाता है और अधातु को सबसे बाद में लिखा जाता है। एक एग्जांपल इसने लिया जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है CaO। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसमें कैल्शियम तो धातु है, ऑक्सीजन अधातु है, तो कैल्शियम को लिख दिया पहले और ऑक्सीजन को लिख दिया हमने बाद में। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे OCA, तो ऐसा आपने कहीं देखा नहीं होगा, ये हो जाएगा गलत। आपको लिखना पड़ेगा CaO, पहले धातु और फिर उसके बाद अधातु। क्लियर। तो ये इस तरीके से आपको ये भी लिखना है, इनकी आपको रासायनिक सूत्र की विशेषताएं लिख के दोनों पॉइंट लिख के और फिर आपको ये उदाहरण भी लिखना है। बात करते हैं हमारा जो सेकंड जो इसका पॉइंट है कि बहुप्रमाणिक आयन। बहुप्रमाणिक आयन मतलब क्या हुए, ऐसे आयन जिसमें एक से अधिक परमाणु हो। ठीक है, आप एग्जांपल में देखिए जो OH है, इस OH में 2 परमाणु है, एक तो ऑक्सीजन है दूसरा हाइड्रोजन है, तो बहुपरमाणिक आयन हो गई। तो बहुपरमाणविक आयन के जो रासायनिक सूत्र होते हैं वो अगर आ जाएं तो उनको कैसे लिखेंगे, उनको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखने के बाद फिर हम उसकी संयोजकता देखेंगे, उसकी संयोजकता कितनी है, वो संयोजकता हम उसके नीचे ब्रैकेट के नीचे लगा देते हैं। जैसे इसने 2 लगा दिया, 2 क्या हो गई, इसकी संयोजकता हो गई। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा सेकेंड वाला पॉइंट। तो ये आपको ऐसे कैसे लिखने हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए हो तो आप हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो। आगे हम बात करते हैं आणविक द्रव्यमान है। आणविक द्रव्यमान में क्या करते हैं, अब तक हमने पढ़ा था परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान में क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या थी। लेकिन आणविक द्रव्यमान क्या होता है, आणविक द्रव्यमान में हम सीधा नहीं निकाल सकते। आणविक द्रव्यमान में आपको पता है कि अणुओं का जो द्रव्यमान होता है उसी को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। और अणु होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो हमें परमाणु का द्रव्यमान अगर पता लग जाए तो अणुओं को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम पता लगाएं किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमान का जो जोड़ होता है उनको आणविक द्रव्यमान कहता है। एक एग्जांपल से आपको अभी समझ में आ जाएगा, जैसे H2O मैंने लिया। अब जो H2O है ये क्या करेगा, इसमें अगर ये तो बन गए अणु, और अणु का भी आपको निकालना आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान पता लगाने के लिए हमारे पास होना चाहिए परमाणुओं का द्रव्यमान। हाइड्रोजन परमाणु है, एक ऑक्सीजन परमाणु है, 2 ही परमाणु है इसमें। तो दोनों के जो भी परमाणु द्रव्यमान आएंगे उनको हम जोड़ देंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो इसका आ गया। प्लस में कितना है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, 16 होता है। ठीक है, तो 2 प्लस में 16 कितना आ गए, 18 U। देखो ये U होता है, या फिर इसी को मतलब एक तो 2 प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, DA लिख सकते हैं या U लिख सकते हैं। जैसे आपने कोई वजन होता है, वजन को हम मापते हैं तो किलोग्राम या ग्राम में मापते हैं। इसी तरीके से जो इनकी यूनिट आती है एटॉमिक मास यूनिट आती है, AMU भी बोलते हैं इसको, AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, AMU की फुल फॉर्म लिख लेना आप, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, हिंदी में आप इसको लिख लेना
परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्लियर? इसको डीए इसलिए लिखा गया है क्योंकि डाल्टन ने इसका सिद्धांत दिया था और डाल्टन से हो गया डीए, और ये यू है, इसको भी इसका ऐसा यूनिट माना गया है। तो इस तरीके से ये होगी इसकी ऐसा यूनिट, ये जो यूनिट है ये रिप्रेजेंट करती हैं कि भाई ये द्रव्यमान है कि वजन है, क्या है ये। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आपको और भी बहुत सारे अणु हैं जिनका आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना हो, आणविक द्रव्यमान निकालना होगा, और आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आपको परमाणु द्रव्यमान याद होनी चाहिए। इसलिए आपको जो मैंने जो फर्स्ट में जो टेबल दिखाई थी वो टेबल आपको लिखकर उसको याद करनी है अच्छी तरीके से, फिर हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब तक की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आगे वाली वीडियो में हम और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक क्या करें, कोई कमी अगर आपको दिख रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, साथ में लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को, और इस वीडियो को जितनी ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। अपने रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, भाई बहन या फिर कोई दोस्त है, सभी को शेयर करें। सभी को ये वीडियो अगर आप भेजोगे तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।